the difference between the guy who is getting success in the final examination and the guy who is failing is that fail दोनों हुए हैं, एक एग्ज़ाम से काफ़ी पहले फेल हुआ है, एक एग्ज़ाम के दिन फेल हुआ है। कभी इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि अगर आप एग्ज़ाम वाले दिन भी फेल हुए हैं तो ये नहीं कि आप फेल ही हो गए, अगले एग्ज़ाम में आप पहले ही टेस्ट सीरीज़ वगैरह में आप फेल होंगे तो आप यू विल डू ग्रेट। एंड सर सेकेंड इज़ कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट की जो प्रिपरेशन है थोड़ा आप फेजेड मैनर में चलिए, प्लान मैनर में चलिए, तो वो डायरेक्ट आपके जो एफर्ट्स हैं यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट होंगे एग्जामिनेशन में फाइनल। तो एकदम रिलैक्स रहिए और जस्ट ट्रस्ट द प्लानिंग दैट यू हैव डन और उस पर धीरे धीरे चलिए। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I am your host for today, Ashish Futan, and I am an educator and mentor for GATE and ESC platform. आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। इन्होंने इंडिया के 2 बड़े इंजीनियरिंग वाले एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है, दैट इज यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड गेट एग्जामिनेशन। सर के यहाँ पर भी रैंक बहुत अच्छे हैं। गेट में इनका रैंक है 9th और इंजीनियरिंग सर्विसेज में 32। आज हम लोग जानेंगे कि इनकी कैसे पूरी जर्नी रही है, कैसे एक एग्जामिनेशन को क्रैक किया जाता है। सो लेट्स वेलकम तुषार चौधरी। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में, और आज आपको अपने सारे जो सीक्रेट्स हैं यहाँ पर रिवील करने हैं इस कैमोमाइल टी के साथ। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा कैमोमाइल टी पी लेते हैं। थैंक यू सर। देखिए, आज यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सब आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं और जानना चाहते हैं कि आपने ये कैसे किया, पर उससे भी पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर, आई वॉज बॉर्न इन मेरठ एंड मेरे फादर इज़ इन यूपी स्टेट सर्विसेज। ही जॉइंड एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ गवर्नमेंट ITI एंड उसके साथ ही जितने भी ट्रांसफ़र्स होते गए, मेरठ के बाद बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर के बाद गाज़ियाबाद, तो यूपी के सारे मतलब स्टार्टिंग जो है यूपी के सारे छोटे शहरों में हुई है। और फिर फाइनली लास्ट 10 साल से गाज़ियाबाद में रह रहे हैं। फिर स्कूलिंग गाज़ियाबाद में इधर DPS इंदिरापुरम है, वहाँ से करी। फिर 12th के बाद मैं IIT दिल्ली में BTech में एडमिशन लिया। फिर सर उसके बाद कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू इंटेल हमारी कॉलेज में आया। Day 1 Slot 1 प्रोफाइल थी, काफ़ी हाइप्ड अप था और मैं भी काफ़ी इंटरेस्टेड था कि एक बार एक्सपीरियंस मुझे देखना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में लाइफ कैसी है। तो वहाँ मैंने एक ब्रीफ पीरियड के लिए काम किया। उसके साथ ही मैंने गेट 2021 में अपीयर हुआ था, उसमें मेरी रैंक 86 आई थी। तो फिर थोड़ा एक मतलब एक जब आप 21 साल के होते हैं तो थोड़ा एक मतलब एक डर रहता है हमेशा कि जो ये ऑप्शन है क्या पता इसके बाद इससे अच्छा कुछ मिले ना मिले, तो इसको तो हम सिक्योर करके चलते हैं। तो वहाँ से आई वॉज प्रिटी श्योर कि पब्लिक सेक्टर्स में हो जाएगा। इवेंचुअली आई एंडेड अप गेटिंग एन ऑफर फ्रॉम पावर ग्रिड। उसी के साथ फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है जुलाई 2021 वॉज द प्रीलिम्स, नवंबर वॉज द मेंस एंड मार्च वॉज द इंटरव्यू। नाउ सिंस मार्च जब इंटरव्यू मार्च में है तो फेब वाला जो गेट का अटेम्प्ट था वो मैंने दे दिया था। स्पेसिफिक रीज़न देने का ये था कि 2021 में पोसोको नहीं था। पोसोको इज़ कंसिडर्ड टू बी द ड्रीम जॉब फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन इट्स जॉब प्रोफाइल। तो उसके लिए आई अपीयर्ड इन गेट 2022। उसमें मेरी रैंक 9th आई एंड इवेंचुअली इंजीनियरिंग सर्विसेज में रैंक 32 आई। सो दिस हैज़ बीन द जर्नी इन ब्रीफ सो फार। बहुत अच्छे। सबसे पहले तो आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतने सारे एग्जामिनेशन को आपने क्रैक किया है। आपने IIT JEE क्रैक करके फिर IIT दिल्ली गए, फिर उसके बाद गेट हुआ, इंजीनियरिंग सर्विसेज हुआ। तो हम लोग पूरी तरीके से जानना चाहेंगे कि कैसे एक एग्जामिनेशन को क्रैक किया जाता है, क्योंकि आप शुरू से ही इस फील्ड में हैं और बहुत अच्छे से आपने एग्जामिनेशंस को समझा है। तो 2 पार्ट बेसिकली रहेगा। ये जानना रहेगा कि आप गेट के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, ESC के लिए कुछ चीज़ें दोनों आप साथ साथ में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी एक स्टूडेंट को गेट का प्रिपरेशन करना है तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? क्या गेट और ESC एक साथ हो सकता है? इसके बारे में बताइए। सर, एक साथ बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि
सबसे सिंपल क्राइटेरिया ये है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में टेक्निकल में 15 सब्जेक्ट्स हैं, गेट में 10 से 11 सब्जेक्ट्स हैं, और वो अपने आप में सबसेट हैं। ये बात अलग है कि जो लेवल प्रीलिम्स डिमांड करता है, गेट का लेवल उससे ऊपर है, पर जो लेवल इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में आना है वो गेट का लेवल उसके ही आसपास, यूजुअली थोड़ा सा नीचे, बहुत थोड़ा सा उसी पे ही ऑसिलेट करता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में फाइनल सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, उस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर गेट के लिए आप कंफर्टेबली एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट इंजीनियरिंग सर्विसेज इज़ मोर लाइक अ मैराथन। 1 साल का एग्ज़ाम चलेगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तो उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है। वाइल गेट में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 7-8 महीने, 6 महीने पहले, 7 महीने पहले एग्ज़ाम से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, 7 महीने प्रिपेयर किया, एग्ज़ाम दिया, डन। बट इंजीनियरिंग सर्विसेज में यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन 8 months 10 months पहले, एंड देन द एग्ज़ाम इन इटसेल्फ इज़ एन ईयर लॉन्ग जर्नी। सो इंजीनियरिंग सर्विसेज दैट वे टेक्स अराउंड, मतलब 1.5 साल से ऊपर ही लगता है। While for GATE, to be done with GATE with a good rank, you need around 7 to 8 months of dedicated study. Okay. So yeah, your first question was कि कैसे करें। तो ये आइडिया क्लियर है कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन ठीक से कर रहे हैं, तो आप गेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। नाउ सेकेंड सर, बी इट IIT JEE और बी इट गेट और बी इट इंजीनियरिंग सर्विसेज, व्हाट आई हैव रियलाइज इज दैट एक मेथडोलॉजिकल वे में अगर हम चलेंगे, जैसे हम इंजीनियरिंग सर्विसेज में जनरल स्टडीज़ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, तो थोड़ा एक सेंसिबल तरीके से चलेंगे, तो व्हाट आई रियलाइज द बेसिक डेरिवेशन आउट ऑफ दिस इज़ कि 3 पार्ट्स में ब्रेक किया चीज़ों को। एक तो बेसिक कंटेंट रहेगा कि दीज विल बी द बेसिक सोर्सेज और द नोट्स कि जिन पे मैं रिलाई करूँगा whenever I am in trouble in understanding। उसके बाद you have to follow a set format which everyone recommends for solving, which is previous year questions, which makes a lot of sense also, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, अगर आप उसको 30-31 साल के पहले के आपने पेपर्स उसके कर लिए हैं, तो 32वें साल में जो पेपर आएगा समवॉट वैसा ही आएगा, उसी रेंज में आएगा, एक बैंडविड्थ आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद टू गेट अ स्टेप अहेड एंड टू गेट अ रीइटरेटिव एक फीडबैक आपको मिलता रहे, फॉर दैट यू नीड टू अपीयर इन टेस्ट सीरीज। कि अभी तक जो मैंने बेसिक कंटेंट में जो सीखा और जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सीखा या फिर थोड़ी एक आध वर्कबुक्स में जो सीखा, अब इसको मैं टेस्टेड मैनर में इम्प्लीमेंट करूँगा। एंड अभी तक मुझे फीडबैक कहीं से नहीं मिला है। PYQs मैं सॉल्व कर रहा था, नहीं हुआ, सॉल्यूशन देखा, ठीक है आगे बढ़ो। अब मैं फीडबैक देखूंगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। और आप जैसे कंट्रोल सिस्टम्स में होता है, या जैसे ACB टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है कि ज़्यादा हो गया तो कम करना है, कम हो गया तो ज़्यादा करना है, उसी हिसाब से आप फीडबैक लेते रहिए कि अच्छा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अभी वीक हूँ, यहाँ पे इस पे काम करते हैं। जब आपका बेसिक कंटेंट कवर्ड हो गया, PYQ हो गया और आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप एग्ज़ाम देने के मोड में आ गए हैं। बस एग्ज़ाम जब है तब तक आपका ये टेस्ट सीरीज रिविज़न चलता रहेगा, और ये जितने टाइम तक चलेगा उतना आपका बेटर होगा। एक टाइम पे आपकी परफॉर्मेंस सैचुरेट होती जाएगी। तो बी इट एनी एग्ज़ाम, आप इस फेज्ड मैनर में चलिए। जितनी भी गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज़ हैं या जितना भी कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, हम उसको ऐसे ही अप्रोच करते हैं कि ये एक ब्लॉक हो गया, अब ये एक ब्लॉक हो गया, इस ब्लॉक पे तो हमको इटरेटिवली चलाना है, इस तरह की। ये एक ना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट का है। मैं स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करूँगा। जितने भी एग्जामिनेशंस है ना, इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कैसे प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। कई लोगों का ऐसा रहता है ना, क्योंकि मैं इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ डील करता हूँ, दे वर्क रैंडमली कि कितने दिन में कोई एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कोई आइडिया नहीं है, बस पढ़ना चालू कर दिए हैं, टेस्ट नहीं दिलाते हैं। तो ये एक बहुत गलत अप्रोच है। और क्योंकि मैंने इतने सारे टॉपर्स का ऑलरेडी इंटरव्यू लिया, सबके अंदर ये कॉमन पैटर्न है कि दे एनालाइज देमसेल्फ, कि भाई एनालाइज आपको करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि कब किस चीज़ को ख़त्म करेंगे, कहाँ से ख़त्म करेंगे, और प्लान बी भी तैयार रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एक जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैं ये कैसे समझूं कि मुझे गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि जब आप एक कॉलेज में एंटर करते हैं और जब आप एक इंजीनियर बनने के प्रोसेस में रहते हैं, यू गेट अ लॉट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आप मास्टर्स करने के लिए, मतलब MBAs करने के लिए जा सकते हैं, इंडिया के बाहर जा सकते हैं, गेट NESE, UPSC, बैंक, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप मुझे ये बताइए कि हु इज़ द राइट कैंडिडेट, या आप सेल्फ एनालिसिस कैसे करें कि मैं इन एग्ज़ाम्स में एक्सेल करूँगा, ये एग्ज़ाम्स मेरे लिए बने हैं।
सर मैंने ये डिसीजन इस बेस पे लिया था कि मुझे सिंस माई चाइल्डहुड, सिंस माई स्कूल डेज, मुझे एक इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स साइंसेज एंड मैथमेटिक्स। मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती थी कि जो हम पहले थ्योरी में पढ़ रहे हैं फिर उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। तो चूजिंग द टेक्निकल डोमेन वॉज इन अ वे अ नेचुरल प्रोसेस फॉर मी, एंड आई रियलाइज कि इधर मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है। एंड वाइल इन कॉलेज मतलब मैं सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था, एक बेसिक इंटरेस्ट आ रहा था। दो थर्ड सेमेस्टर में इट वॉज मतलब काफ़ी डाउन गया था, फिर उसके बाद आई केम अप स्लोली। बट व्हेन आई वाज गिविंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इट्स चांस टू शोकेस इटसेल्फ टू मी। कॉलेज में हम कई बार ये गलती करते हैं कि सब्जेक्ट को ही मौका नहीं देते कि हमसे रूबरू हो सके एक तरीके से। तो जब आप सब्जेक्ट पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ आई कैन डू दिस, इस पर मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम गेनिंग कमांड। तो मुझे काफ़ी किक आती थी उस चीज़ से कि अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और उसका आंसर सही आ रहा है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। तो उसी चीज़ को मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं फिर मेरा इंटरेस्ट टेक्निकल डोमेन में है। सेकंड, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स ही मैंने क्यों चुने, क्योंकि मेरा आइडिया ये था कि जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं अगर उसमें हम मतलब जितना आप यंग उसमें एंटर करेंगे उतना ज़्यादा आपको सर्विस पीरियड मिलेगा। तो जितना द मोर यू विल बी एबल टू सर्व, द मोर अपॉर्चुनिटीज़ एंड द मोर प्रमोशनल एस्पेक्ट्स यू विल गेट। तो ये आइडिया था। एंड थर्ड कि बाहर MBA या फिर मास्टर्स, अगेन ये मेरे लिए थोड़ा सा एक टफ डिसीजन था क्योंकि इंटरेस्ट मेरा टेक्निकल में आ रहा था। तो नाउ I can go for either masters or I can go for engineering services or the public sectors. तो उसमें ये था कि masters and MBA I can do later on also. But if I go for masters now, then I come back and then I start afresh to get into the government services. वहाँ पे उस चीज़ का relevance उतना नहीं रहेगा। So I decided why not first get some field experience. कहीं ऐसा ही ना हो कि बस किताबों में ही रह जाएं कि हाँ ये पढ़ लिया, ये सॉल्व हो गया, let's see what is the real demand outside in public. सो द आइडिया इज़, तो वहाँ से ये आइडिया आया कि ठीक है अब इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाएंगे, फिर डिपार्टमेंट की जो नीड्स होंगी उसी के हिसाब से आई विल गो फॉर मास्टर्स। एंड आपके इनफैक्ट कॉलेज के जो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं वो भी बेटर कॉलेज के और बढ़ जाते हैं इफ़ यू हैव परफॉर्म गुड इन से गेट और इन से इंजीनियरिंग सर्विसेज, बिकॉज इट इज़ गेटिंग अलॉन्ग इन योर क्रेडेंशियल्स ऑल्सो कि ऑल राइट दिस इज a CGPA but okay he has done really good in this exam also which is a national exam, so why not give him a chance that way. So हर जगह से एक पॉजिटिव आउटलुक और एक विन विन मुझे हर जगह से दिख रहा था कि अभी इसको परस्यू करना ठीक रहेगा। तो वहाँ से मैंने ये डिसीजन लिया। बहुत अच्छा है। मतलब अगर मैं समराइज़ करूँ तो आप हमेशा एक फीडबैक लूप में थे कि अगर मैं इसको कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, बन रही हैं चीज़ें, इंटरेस्ट है, तो मैं इसको आगे परस्यू करता हूँ, है ना। और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। क्या है, कई बार ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में एक डायलेमा रहता है कि मम्मी पापा बोल रहे हैं इसको कर ले, या फ्रेंड्स को जा रहे हैं इस रास्ते में तो मैं भी चले जाता हूँ। पर इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आपको क्या पसंद है और आपको किस में मज़ा आ रहा है और उसमें उतना ही मतलब आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। यस सर। सर इसमें एक डायलेमा और ये रहता है कि आई लाइक टू शेयर इट विद द स्टूडेंट कम्युनिटी। दे थिंक कि अच्छा ही मस्ट बी अ 9 पॉइंटर, ही मस्ट बी 8.5 8 पॉइंटर। अभी क्योंकि इस इंटरव्यू में ही सीधा बोलने वाले हैं कि ये तो शुरू से ही IITian है, हाँ, है ना। और एक मतलब एक लहर रहती है ना ऑलरेडी, हाँ, कि यार IITian है तो सब कर ही लेगा, उसके लिए तो आसान है, तो इसको थोड़ा। हाँ सर, इस पे 2 पॉइंट्स हैं। एक तो आई हैव बीन अ 5 पॉइंटर वंस इन अ पर्टिकुलर थर्ड सेमेस्टर ऑफ माई कॉलेज विच इज़ द स्टार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर वहाँ से फाइट मारी, वहाँ से 7.5 8 8.5 धीरे धीरे। आई हैव नॉट बीन अ वेरी ग्रेट स्टूडेंट एट माई कॉलेज। तो आप ये चीज़ तो समझिए कि मतलब जो कॉलेज की पढ़ाई है, लाइक इन IIT Delhi, दिस आई एम टेलिंग यू अ रियल केस दैट हैपेंड in analog electronics. We were not taught BJTs, while BJTs is the heart of any exam, gate or engineering services you ask in analog electronics. The idea being our professor, he's a great professor, Professor Shauri Chatterjee. So what he told us that I'm not here to prepare you for government exam or your any examinations or any personal thing that you are seeking in life. I am here to teach you what is out there working out in the industry, what is the present trend. So we were taught only MOSFETs and उसी के साथ हमने pursue किया. So being in IIT, I feel that the advantage is that कि आपके जो साथ के जो लोग हैं वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, उनको मेहनत करने का एक कंपटीशन रहता है आपस में, और आप ये भी समझते हैं कि मतलब कैसे प्रिपरेशन करनी है। आप प्रिपरेशन का फ्लेवर समझते हैं जिसका एग्ज़ाम के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है इतना,
क्योंकि जब मुझे गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करनी है सर, तो फिर आई टोटली सीक्ड आउट कोचिंग की, मतलब जाते हैं अनअकैडमी के अच्छे सब्सक्रिप्शन लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपको स्पेशल फोकस प्रिपरेशन की ज़रूरत है। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप 11th-12th में आप स्कूल में पढ़ें या फिर 11th-12th में आपको थोड़ी एक अलग से HC वर्मा वगैरह भी आपको सॉल्व करनी पड़ती है एग्ज़ाम करने के लिए। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर देयर सो मेनी एस्पिरेंट्स, lakhs, 5 lakhs, इवन अ मिलियन इन सम केसेस, उसके लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन थोड़ी सी अलग है। उसमें आपका IIT वाली चीज़ इतनी हेल्प नहीं करती। द ओनली थिंग दैट हेल्प्स यू इज़ दैट हेल्प मी बीइंग एन IITian per se इज दैट आई हैव सीन द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स। मतलब मैंने ये देखा है कि 11th-12th में हम मेहनत करते हैं, देन यू गेट इनटू IIT, देन आई हैव सीन द रिजल्ट्स। मैंने खुद पहले मेरे को एक्सपीरियंस रह चुका है कि हमने 2 साल पढ़ाई की, उस वक्त ये डाउट रहता है कि हम पढ़ रहे हैं कब क्या होगा, इतना कैसे पढ़ेंगे, पर देखते हैं कि अच्छा हाँ फिर फाइनली हो जाता है अगर पढ़ाई करते हैं, अगर हम ऑनेस्टी से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी वो एक्सपीरियंस था कि लगेगा टाइम, 1 साल 2 साल भी लग सकता है, बिल्कुल लगेगा, और पढ़ेंगे सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो उसका रिजल्ट भी आएगा। तो वो वाली चीज़ वहाँ से बस हेल्प करती है। बहुत अच्छी चीज़ कही आपने। क्यों क्या रहता है ना, आजकल क्या होता है कि कई लोग जैसे नॉर्मल कॉलेजेस से आते हैं, उनके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं कि या तो वो IIT चले जाएं या PSU ज्वाइन कर लें। मैं उनको कई बार इस चीज़ को समझाता हूँ कि आप किसी IIT में जाओगे ना तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखेगा, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने शायद अपने प्राइवेट कॉलेज में नहीं देखा होगा, या आप शायद वो जॉब में भी नहीं देखेंगे, जो आपको IIT देता है। एक सिस्टमेटिक अप्रोच, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि आप IIT दिल्ली में कितने अच्छे स्कोरर्स रहते हैं, है ना, और वहीं से आप वेरियस एग्जामिनेशंस को क्रैक भी करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो इसी के साथ मैं अब सीधा अपने मेन टॉपिक पे आना चाहता हूँ कि अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज करना है, ठीक है, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? मतलब आप एक एक करके बताइए, प्रीलिम्स के बारे में, मेंस के बारे में, इंटरव्यू के बारे में। तो प्रीलिम्स के स्टेज में फ्रॉम ज़ीरो मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, आप मुझे गाइड करिए। ठीक है, एकदम फ्रॉम ज़ीरो अगर स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें ज़ीरो में हम ये याद रखेंगे कि चलिए कॉलेज में हमने 2% 3% तो पढ़ा होगा, टॉपिक्स के नाम सुने होंगे। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स जब भी है उससे हमको एटलीस्ट बीइंग रियलिस्टिक आपको 10 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। फिर अब है कि प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है, ठीक है। मेंस में और प्रीलिम्स में लगभग 3 से 4 महीने का गैप होता है, उसमें हो जाएगी तैयारी, उसमें यू विल बी एबल टू डू इट। क्योंकि जो हमारा बेसिक कंटेंट वाइज जो मैंने बात करी थी वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए सेम रहेगा, PYQs में फ़र्क आएगा। तो अब सबसे पहले आते हैं स्टेप 1 पे, प्रीलिम्स में 2 पेपर्स हैं, जनरल स्टडीज़ और टेक्निकल के आपके 15 सब्जेक्ट हो गए, जनरल स्टडीज़ के आपके 10 सब्जेक्ट हो गए। सबसे पहले जनरल स्टडीज़ का डर निकालते हैं, जनरल स्टडीज़ बाद में करेंगे, अभी हम टेक्निकल से स्टार्ट करेंगे, 10 महीने डे 1। अब आप मेरे हिसाब से सबसे पहले आप सबसे इजी सब्जेक्ट को पिक करिए, क्योंकि अभी तो आप प्रिपरेशन मोड में है ही नहीं, अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपने मुश्किल सब्जेक्ट उठाने की गलती कर दी तो आप 1 हफ्ते बाद तो डर के भाग जाएंगे कि ये तो बहुत टफ है, मेरे से नहीं होने वाला। आप सिलेबस देखिए टेक्निकल का, जो सबसे आसान सब्जेक्ट लगता है। जैसे इलेक्ट्रिकल की बात करें, नेटवर्क थ्योरी, KCL KVL, फिर आगे थोड़े 2 पोर्ट थ्योरम्स वगैरह ये सब हैं, उससे स्टार्ट करिए। अब आप उसका एक बेसिक कंटेंट देखिए। बेसिक कंटेंट मेरे हिसाब से कि आई नीड सम स्पेशलाइज्ड मटेरियल थ्रू सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद मैंने नेटवर्क थ्योरी की क्लासेस गया। अब ठीक है, अब नोट्स बनाए फटाफट, ठीक है। लेक्चर्स को कभी 1.5 जो हमको लग रहा है कि हाँ ये तो फटाफट होगा, उस पर 1.5 2x पे चलाया, नोट्स बनाए, ठीक है, डन विद द नोट मेकिंग। आई एम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। जो टीचर्स अगर क्लास में 10 क्वेश्चन करा रहे हैं, मैं 3-4 सॉल्व कर पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, तो अब नेटवर्क थ्योरी के मोमेंटम में मैं आ गया। ओके, नाउ बेसिक सोर्स हैव बीन डन, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट विच वाज PYQs। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाऊंगा इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स के, इलेक्ट्रिकल के, जो पिछले 30 साल के, पिछले 26 साल के जो मिल जाते हैं, उनको सॉल्व करूंगा। मैक्सिमम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में यू हैव टू डू 150 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स, सो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है उधर। तो इसलिए क्वेश्चंस आसान होते हैं और बनते चले जाएंगे। अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मैंने नोट्स बनाए, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे, हो रहे हैं। फिर अब हम टेस्ट सीरीज़ पे जाएंगे, पर अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे और पुराने वाले की टेस्ट सीरीज इफ़ पॉसिबल। ऑन थ्योरी तो मैं बोल दूंगा कि आप पुराने वाले की टेस्ट सीरीज़ करिए, नया सब्जेक्ट चालू करिए, बट इट इज़ वेरी एंड टोटली फाइन। वो एकदम रोबोट नहीं है, आप इंसान की तरह ही काम होगा एकदम।
तो कभी पिछले वाली की टेस्ट सीरीज दे ली, जब मन किया फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। धीरे धीरे आप नेक्स्ट सब्जेक्ट 3-4 सब्जेक्ट ऐसे आपके हो जाएंगे, देन आप एक रिदम पकड़ लेंगे। दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। अब बात करी थी मैंने जनरल स्टडीज़ की। मुझे बहुत पहले मैं सबसे फ़ोन पे कॉल करके पूछता रहता था कि कैसे करना है, क्या करना है, 1 महीने में 2 महीना कितना देना है। मेरा ऑनेस्ट पर्सनल रियलाइजेशन ये है कि मार्केट में द कंटेंट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी बुक्स ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। जनरल स्टडीज़ के 2 सब्जेक्ट तो आपके, एक तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया और एक एप्टीट्यूड हो गया। इनकी प्रिपरेशन तो आप अलग से ही करिए जो आप गेट वगैरह में करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द पार्ट, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, क्वालिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। अब ये ऐसा है कि इनकी कोई फिक्स्ड डोमेन नहीं है इनकी, तो वाई नॉट इसमें हम सबके साथ चलें कि जो भीड़ के साथ हम चलते हैं, जैसे सब प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे साथ वाले, कुछ अलग से ट्राई करेंगे तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की गारंटी नहीं है, तो वो रिस्क नहीं लेते, वो हम टेक्निकल से उठाएंगे। तो अब हम जो मार्केट में अवेलेबल है कोई भी थ्योरी बुकलेट्स वगैरह, उनको उठाया जो सब पढ़ रहे हैं, वो हमने स्टार्ट किया। ठीक है, लेट्स गो थ्रू दिस। 3 से 4 बार रीड किया हर एक को, डन, जस्ट गेट डन विद इट, क्योंकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे जनरल स्टडीज़ पूरा कवर करने में 20 दिन मैंने दिए थे। 20 दिन में मैंने क्या कहते हैं, पहले हफ्ते में हर दिन एक थ्योरी बुकलेट मैंने पढ़ डाली। ठीक है, एक तो हो गया हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एक हो गया एप्टीट्यूड, उसको हटाओ, टोटल 10 सब्जेक्ट हैं। बाकी 7 2 9 हो गए। करंट अफेयर्स मैंने पढ़ा नहीं, जो बाकी 7 सब्जेक्ट हैं, एनवायरनमेंट, क्वालिटी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, हर एक दिन में उनकी थ्योरी बुकलेट्स पढ़ी। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हुए जिनकी आप दो की पढ़ सकते हैं, पतली पतली होती है 90 पेज की, लाइक अ नॉवल आई यूज्ड टू रीड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वीक, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक तो आप उसको एक डबल पेज पे कर पाएंगे, आपने ऑलरेडी मार्क कर लिया है ना। उसके बाद आप 3-4 दिन में फटाफट से पेज पलटिए, एक ब्रीफ आपको आइडिया लग जाना चाहिए। फिर मैंने दिया इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017, 18, 19, 20 का जीएस का पेपर 1, कि अब देखते हैं ना कि हमने जो पढ़ा है कितना स्कोर आ रहा है। उसमें आई यूज्ड टू गेट अराउंड 200 में से मतलब 80 आ रहा है, 85 आ रहा है, 90 आ रहा है, दैट्स मोर देन इनफ। उसमें कोई हमको 120 ला के कुछ अलग से कुछ होने भी नहीं वाला, तो जस्ट गेट डन विद इट, एंड फिर वैसे ही एग्जाम में भी रेप्लिकेट हो जाता है। जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, उनके सामने यही डाउट रहता है कि भाई सर ज़्यादा दिन हुआ नहीं है एग्ज़ाम को, ज़्यादा मटेरियल नहीं है, कई बार कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कभी आते ही नहीं हैं, तो किस तरीके से करना चाहिए। ये आपने जवाब बहुत अच्छा दिया है कि भाई जो सब लोग कर रहे हैं उसी को करो। इस पर्टिकुलर जीएस वाले सेक्शन में ऐसा नहीं है कि आप अपना पूरा एफर्ट दे दिए हो, 3-4 महीना लगा के सिर्फ इसी को कर रहे हो, ये एक गलत चीज़ है, है ना। आप इससे ज़्यादा है कि ध्यान दीजिए टेक्निकल वाले पोर्शन में, उसको खींचने के लिए आप कोशिश करिए। तो आप यहाँ पर ये बताइए कि हम लोग जब प्री का तैयारी करते हैं तो क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले ही प्रिपरेशन करने चाहिए कि मेंस के लेवल का भी करना चाहिए? मतलब मेंस की भी तैयारी हो रही है, साथ साथ में आपके ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो रही है, मतलब प्री की तैयारी हो रही है, कि पूरा ही आपको शुरू से प्रीलिम्स के लिए ही सिर्फ करना चाहिए? सर एज पर माई एक्सपीरियंस, आप प्रीलिम्स के साथ मेंस के तो क्वेश्चन ना करें, उसका टाइम मिलेगा आपको, बट इफ़ पॉसिबल आप गेट की प्रिपरेशन साथ में जोड़ दीजिए, क्योंकि गेट और प्रीलिम्स अब फेब के महीने में ही होते हैं, तो एक ही महीने में आपका फिर वो गेट भी होगा, फिर आपका प्रीलिम्स भी होगा। तो अगर आप 10 महीने पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो आप गेट और प्रीलिम्स की तैयारी साथ में कर सकते हैं, और आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में जो न्यूमेरिकल आएंगे वो गेट से काफ़ी आसान आएंगे, और आप प्रीलिम्स में जा रहे हैं एग्जाम देने गेट के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके, तो उनमें आपकी स्पीड भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो और गेट में भी फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल मतलब इंटीजर टाइप जो होता है वैल्यू डालने वाला, वैसे ही रहेगा। तो अगर आपको करना ही है तो गेट के क्वेश्चन और इसमें साथ में लगा लीजिए, क्योंकि बेसिक कंटेंट तो वही है, बदलेगा क्या, बस PYQs बदलेंगे। तो PYQs में तो और मज़ा ही आता है, जब आपने बेसिक कंटेंट कर लिया है तो आपको तो और क्वेश्चंस लाइए अलग अलग, आपका अच्छा ही लगेगा। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए सीधी एकदम, अगर स्ट्रेट अप टू पॉइंट पूछे, ESE गेट में क्या डिफरेंस है? वो वाला नहीं बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वाला, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब आप अप्रोच करते हो दोनों एग्जाम्स को, किसका क्या लेवल रहता है, किसको किस तरीके से तैयार करना चाहिए? न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा एडवांटेज दें कि आप जो ऑब्जेक्टिव वाले जो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहते हैं, थ्योरेटिकल वाले उनको ज़्यादा रहना चाहिए? किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? सर इसको मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ, एक तो जो रियलिस्टिक और एक जो साइकोलॉजिकल इसका एस्पेक्ट है। तो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रियलिस्टिक जो डिफरेंसेस है मेरे हिसाब से, प्रीलिम्स में दे आर लुकिंग फॉर ब्रेड्स, कि आपको हर किसी का टनल डायोड का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एकदम, और गेट में आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको टनल डायोड का न्यूमेरिकल देगा, आपसे सॉल्व होना चाहिए, वो तब होगा जब आपका डेप्थ कवर है।
तो गेट में ऐसा है कि जो न्यूमेरिकल्स में जाएगा वो आपकी काफ़ी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करेगा। वाइल प्रीलिम्स में वाइल स्टडिंग ऑल्सो आई यूज्ड टू फील कि एक वो बस ब्रेड देखना चाह रहा है कि आपको ये वाले टॉपिक का आइडिया है, कि आपको ये वाले टॉपिक का बहुत ईजी न्यूमेरिकल दे दे तो आपको आइडिया है। इसलिए प्रीलिम्स में कभी भी कोई टॉपिक हम छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उससे आसान क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर कोई एकदम ही आउट ऑफ द ब्लू टॉपिक आ रहा है तो क्या बात है वो आसान क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकें। इन सर सेकेंडली एक तरह से पहले तो ये हो गया कि एग्जाम में वो जो मैंने बताया कि डेप्थ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाउ सेकेंडली कमिंग टू इट, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा था, काफ़ी थकान हो जाती है। सिंपल वर्ड में 1 साल का एग्ज़ाम है और जिसमें आपको आपका प्रीलिम्स का स्कोर नहीं पता। अब आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, आप मेंस में आए, फिर आपको अपने मेंस का स्कोर नहीं पता, फिर आपने इंटरव्यू दिया, फिर आपको ये लगने लगता है कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है जिस टाइम पे आपको पता ही नहीं है कि प्रीलिम्स में ठीक है रफ रेंज का आइडिया है, मेंस में तो नहीं पता ना कि अगर आप सारे भी सही करके आए पूरे मार्क्स तो कभी मिलते ही नहीं है। फिर इंटरव्यू में आप सोचने लगते हैं कि इंटरव्यू में तो ऐसा लगता है कि यार लोएस्ट भी क्या पता मेरे आ जाएँ, हाईएस्ट का तो कभी मैं तो थोड़ा पैसे का अप्रोच से चलता हूँ लाइफ में कि मान के चलता है कि बेकार ही गया है। तो या तो लोएस्ट या एवरेज, फिर आप कैलकुलेट करते हैं, फिर आप देखते हैं तो काफ़ी कम आ रहा है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में थोड़ा एक स्ट्रेस रहता है थ्रू आउट द ईयर, थोड़ा प्रेशर हैंडलिंग ज़्यादा है, क्योंकि गेट में तो क्या है, आपने 8 महीने तैयारी की, एग्जाम दिया, अगले दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट आंसर की निकाल देते हैं, यू आर डन विद इट कि हाँ चलो बढ़िया हो गया, अब सही है, और उसके 1 महीने बाद वैसे रिजल्ट आ जाता है। बिल्कुल। और इंजीनियरिंग सर्विसेज में थोड़ा मतलब ये टाइम, हाँ पेशेंस वाली चीज़ है, और थोड़ा इमोशनल हैंडलिंग आप सीख जाते हैं जब आपको पता है कि अभी प्रीलिम्स दिया है, फिर 4 महीने बाद फिर एग्ज़ाम है, और बीच में अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो आपको फिर से पूरी साइकिल स्टार्ट करनी है। तो ये फिर बीच में तो थॉट्स भी आते हैं कि क्या है प्रोसेस ठीक है या ये ठीक है। जब फाइनली आप रिजल्ट जब आपका आता है, अगर आपके फेवर में आता है रिजल्ट, फिर आप सोचते हैं कि नहीं हाँ सब कुछ वर्ड सेट था। काफ़ी जैसे इंटरव्यू देने के बाद भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और काफ़ी फुलफिलिंग जर्नी रहती है कि जब आप प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टिक करते हैं, फिर आप मेंस में आप सब्जेक्टिवली डिस्क्रिप्टिवली आंसर्स लिखते हैं, फाइनली यू गो टू द इंटरव्यू, देन यू गिव योर इंटरव्यू। आफ्टर द इंटरव्यू आई वाज फीलिंग कि अब हो ना हो काफ़ी एक कंप्लीट एक्सपीरियंस मिल गया है, इट वाज अ वंडरफुल जर्नी। अब रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तो ये एक फ़र्क रहता है। गेट इज़ pretty much in layman terms, gate is pretty much like a college dudes exam की ठीक है फोड़ के आ गए एग्जाम सीधा, but engineering services demands patience because it's wide in terms of syllabus also। एंड जिन सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा था कि हम वाइड कवर करेंगे प्रीलिम्स के लिए, फिर मेंस में थोड़ा उनको भी थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है। तो सर बेसिक फ़र्क तो ये 2 पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से दोनों एग्जाम्स में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने बताई भी, क्योंकि लोगों को यही चीज़ समझ में नहीं आती है कि ना किसको कितने लेवल पे पढ़ना है। जैसे आपने कहा ना कि ईएससी में पूरा आपको ब्रेथ कवर करना पड़ेगा, पर इसमें पूरा डेप्थ कवर करना पड़ेगा, जो कि आपका हेल्प करता है मेंस में। तो अब हम लोग सीधा इसी पे आते हैं कि मेंस की तैयारी कैसे की जाए। कॉलेज में तो बहुत सारा लिखा रहता है, लंबे सब ऐसे उस समय किए रहते हैं, पर बीच में जब ये कॉम्पिटिटिव फेज़ आता है तो आप नॉर्मली क्या देखते हो कि ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि एक अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको कैसे अपना स्विचिंग करना चाहिए, क्योंकि इतने दिन से ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, अचानक से फिर पूरा मेंस का लिखने के लिए आ जाए तो क्या करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए। सर आपने कॉलेज की बात की, तो कॉलेज में तो कभी कभी हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी कभी लेफ्ट राइट आगे पीछे से भी एग्जाम में हो जाता है। यहाँ पे तो हमें सारा खुद से ही करना है, तो उस हिसाब से एक प्रॉपर तैयारी की ज़रूरत है। तो पहले मैं जो कोट करना चाहूँगा, जो पहले अभी हमने बात करी थी कि जनरल स्टडीज़ में एज लेने की कोशिश नहीं करनी हमें, पर मेंस में हमको एज लेने की कोशिश करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। तो मेंस इज़ मोस्टली अबाउट प्रैक्टिस। नाउ कमिंग डाउन टू हाउ डू यू हैव टू अप्रोच मेंस इन एज पर मी। तो देखिए मेंस में जस्ट पिक अप द अगेन बेसिक कंटेंट, इट्स रेडी from the prelims and the gate notes that you created. Now coming to PYQs. Now you will do the previous year questions of engineering services electrical. You will do the previous year questions of, if possible, time is enough to do all these that I'm telling because I did these things. Now second, civil services electrical optional के papers आप go through करिए। ये नहीं कह रहा कि मैं आप एक सॉल्व करिए। कई बार जब आप ESC के इलेक्ट्रिकल के कर चुके हैं, नाउ व्हेन यू कम टू CSC, उसके क्वेश्चंस आसान होते हैं कंपैरेटिवली। उसमें वो थोड़ा जनरलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाली आपसे फील एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम देखिए कि हाँ ये हो जाएगा, टिकट मूव ऑन टू नेक्स्ट, ये हो जाएगा, टिकट, ओह दिस इज अ गुड क्वेश्चन, चलो इसको ट्राई करते हैं। दिस वे विल बी एबल टू कवर अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। नाउ इंजीनियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक्स के भी आप कॉमन सब्जेक्ट्स वाले पेपर देखिए, जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, सिग्नल, इनके आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स,
तो आप उनसे भी देख लेंगे इलेक्ट्रिक मटीरियल भी, तो आपको वही सेम सब्जेक्ट उसी ऑथेंसिटी मतलब उतनी ऑथेंटिक, और क्योंकि ट्रस्ट कर सकते हैं ना, वो भी प्रोफेसर ने बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो ऐसे ही क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप वो भी कर लेंगे तो आपकी काफ़ी वाइड कवरेज हो जाएगी। इन तीनों को तो करना ही है। नाउ यू हैव टू मूव ऑन टू द टेस्ट सीरीज। यू इन माई ओपिनियन जितनी टेस्ट सीरीज करें उतना कम है, जस्ट मतलब रूथलेसली प्रैक्टिस करिए, बिकॉज इट हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस, वेरी सरप्राइजिंग इंसिडेंट दैट आई टेल यू। चलो घर पे तो हम टेस्ट सीरीज करते हैं, अच्छी हैंड राइटिंग में कोशिश करते हैं कि चलो हाँ बढ़िया आ रहा है, एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे। इट एक्चुअली हैपेंड इन द एग्जाम। आई एम राइटिंग द पेपर एंड थ्योरेटिकल था, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के बारे में बताना था, तो आई वाज राइटिंग, सो आई राइट 2-3 लाइन्स एंड आई जस्ट पॉज्ड फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, हैड थोड़ा टाइम, थोड़ा पॉज किया, यार राइटिंग तो बेकार आ रही है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा लिखते हैं। आई एम कॉन्शियसली थिंकिंग अच्छा लिखते हैं, और हाथ वैसे ही फिर से मूव हो रहे हैं, तो फिर बेकार हो रही है। मैंने कहा चलो हटाओ, सब लिखते हैं पूरा पेपर। तो वो राइटिंग उस फ्लो में इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने ट्रेनिंग के वक्त प्रिपरेशन के वक्त इतने सारे टेस्ट सीरीज कर लिए थे कि वो उसी तरीके से चलेगा कि दिमाग वैसे सोच रहा है आपको ऐसे करना है। तो मेंस में हाँ, अब मैं हैंड राइटिंग का ध्यान उस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा, खैर बस लेजिटिमेट होनी चाहिए, काम चल जाता है, नंबर मिल जाएंगे। तो जैसे ही आप ट्रेनिंग करते हैं तो वैसे ही मेंस के दिन वैसे ही आपका होने वाला है, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम टोटल 6 घंटे का है, 3 घंटे पेपर 1, 3 घंटे पेपर 2, और द टाइम इज़ जस्ट सफिशिएंट टू कंप्लीट द पेपर। यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम्स इन मेंस। तो आपको जैसे गेट में तो इस बार पेपर आसान भी आया था, तो गेट का तो पेपर इस बार मेरा आधा घंटे पहले हो गया था। मैं सोच रहा था कि अच्छा ये नहीं हुए, इनको अटेम्प्ट कर लेते हैं। बट इंजीनियरिंग सर्विसेज यू हैव टू बी ऑन द टोज इन टर्म्स ऑफ पेपर कंप्लीशन एज पर माई एक्सपीरियंस। तो उसके लिए तो आपको एकदम ट्रेन होके जाना है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज जितनी लगा सकें। 2-3 इंस्टीट्यूट्स की आप टेस्ट सीरीज उठाइए, उनको सॉल्व करिए, उनके प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज उठाइए, उनको सॉल्व करिए। होगा क्या, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, आपकी कवरेज बढ़ गई। अब एक और चीज़ क्या हुई, जब आपने प्रैक्टिस करी तो आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो गई, जो जिसने मेरे को गेट में बहुत हेल्प किया। इसलिए मैं गेट की तो मैंने इस बार टेस्ट सीरीज़ लगाई भी नहीं है, गेट ओरिएंटेड कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई। दिस इज़ एकदम आई एम बीइंग टोटली ऑनेस्ट। गेट के एग्ज़ाम से एक दिन पहले सो आई टोल्ड माई फादर कि मैं एग्ज़ाम नहीं देने जाऊँगा, क्योंकि जो पिछली बार जो 86 रैंक आई है, अगर उसमें मैं अभी कॉन्फिडेंस में जी रहा हूँ काफ़ी, और इस बार अगर बेकार आ गई तो कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा कि भाई अब तो वो बात नहीं रही जो पहले 86 रैंक वाली थी। तो माई फादर सेड ऑल राइट कि कूल, इट्स फाइन, अगर नहीं देना चाहते मत दो। Then next morning I wake up and I see my father standing in front of me because the entire night he must have thought. Then he asked me that why are you not giving the exam? You should give the exam. एक ऑप्शन अगर आपके हाथ में हमेशा रहेगा तो आपको जाना चाहिए। मैंने बताया कि आई एम सीकिंग पोसो को, उसमें तो टॉप 50 में रैंक आना होगा, मुझे नहीं पक्का गारंटी कह रहा हूँ कि नहीं आएगी इसमें रैंक इतनी, और पहले से बेकार आएगी तो कॉन्फिडेंस मेरा गिर जाएगा। ही सेड नहीं मम्मी को नहीं बताएंगे, देने जाओ बस, तुम और मैं चलते हैं। एकदम जैसे बॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं ना, आई हैड ऑनेस्टली थ्रोन द एडमिट कार्ड पेपर इन सम मतलब कॉर्नर ऑफ द रूम, मतलब ठीक है अब नहीं देने जाएंगे। बट 2 बजे या 2:30 बजे एग्ज़ाम होता है, तो 1 बजे बात हो गई कि चलो चल के आते हैं, लेट्स जस्ट गिव इट फॉर द फन ऑफ इट। एंड द पेपर टर्न्ड आउट टू बी ईजी एक्चुअली। इलेक्ट्रिकल का पेपर में ये था कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद हैं और आप गलती कम करते हैं तो आपका अच्छी रैंक आ जाएगी। जितने भी लोगों ने इस बार इलेक्ट्रिकल का पेपर दिया, दे नो इट, द पेपर वॉज वेरी ईजी। तो गलती मेरी नहीं हुई क्योंकि मैंने प्रैक्टिस काफ़ी कर ली थी, और कॉन्सेप्ट इस बार इतने मुश्किल, इतने ज़्यादा एडवांस नहीं पूछे थे, तो इसलिए गलती कम और इजी पेपर, तो इसलिए फिर मेरी 9th रैंक आ गई। आई वॉज सरप्राइज कि ऐसे तो मूवीज़ में दिखाते हैं कि ऐसे उठ के चले गए, पेपर दे दिया, रैंक आ गई। तो ये मेरे को लर्निंग हुई कि एग्ज़ाम से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्ज़ाम में क्या होने वाला है। और कोई भी पेपर हो, आप गेट में भी जैसे मैं 3-4 क्वेश्चन गलत तो मैंने मतलब अटेम्प्ट सारी कर दिए थे, क्योंकि इस बार रिस्क ले सकता था मैं, तो पर उसमें भी मैं मतलब 5-6 क्वेश्चन सीख के आया एग्ज़ाम में कि अच्छा ये डबल इंटीग्रेशन ऐसे नहीं, ये होता है। तो बी इट एनी टेस्ट सीरीज और बी इट एनी एग्जाम्स, मतलब अवॉइड शाइंग आउट फ्रॉम द एग्जामिनेशन, यू विल ऑलवेज लर्न समथिंग अबाउट योरसेल्फ और द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। मुझे आपसे एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे मेंस की तैयारी करना चालू की है, कहाँ से, कौन से सोर्सेस रेफ़र करें हम लोग? प्रीवियस ईयर बनाएंगे, फिर इसके बाद क्या हम लोगों को बुक्स रेफ़र करना चाहिए? आपके हिसाब से कौन कौन से अच्छे बुक्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जिसको सॉल्व करना चाहिए? सर सिंस मैंने बताया कि मेरे 3rd सेमेस्टर में स्पेसिफिकली आई गॉट अ 5 pointer, सो एंड 3rd सेमेस्टर में द सब्जेक्ट्स दैट वर बीइंग कवर्ड इन अ कॉलेज, दे वर इलेक्ट्रिक मशीन्स, network theory. So I was really weak in electric machines and I had a phobia of electric machines. I used to get scared until now, until the result of ESC came and the gate came. I was like ठीक है, शायद अब थोड़ा थोड़ा आता है electrical machines.
to overcome that fear only. So I did solved examples from P.S. Bimra because it is a book that everyone suggests. खैर उसमें कुछ क्वेश्चंस काफ़ी मुश्किल भी हैं जो एग्ज़ाम के कभी कभी बियॉन्ड भी चले जाते हैं. मैंने बुक करी अपने फियर को ओवरकम करने के लिए, और मेरा बुक सॉल्व करने के बाद कंक्लूजन ये है कि आपको अगर स्टैंडर्ड बुक्स पे जाना भी है तो आप रेस्ट्रिक्ट करिए अपने आप को केवल जो इलेक्ट्रिकल के 3 पावर के सब्जेक्ट्स हो गए, पावर सिस्टम्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स. उसमें भी और मैं और स्पेसिफिक बोलूँ तो आप मशीन्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ही आप न्यूमेरिकल अगर देखना चाहें अपना फियर ओवरकम करने के लिए तो आप करिए. जो मैंने रियलाइज़ किया, अगर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड जब आपको स्टडी कर रहे हैं तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जो वर्क बुक्स हो गई यही सब भी आपकी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी बिकॉज दीज आर एग्ज़ाम ओरिएंटेड. वाइल द बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स जो लिखी गई हैं काफ़ी वाइड हो जाती हैं. आपके कॉलेज का बीटेक प्रोजेक्ट के लेवल की भी चीज़ें उसमें कई बार होती हैं, या एमटेक के ही बच्चे उसको रेफ़र करते हैं. तो स्टैंडर्ड बुक्स हम ज़्यादा रेफ़र नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास. तो मशीन्स की देख सकते हैं और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की देख सकते हैं. P.S. बिमरा दोनों की बुक्स लिखते हैं, उनके भी सॉल्व एग्जाम्पल्स देखिए, अनसॉल्व के चक्कर में मत पड़िए. सॉल्व देखिए, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं हो पाए तो डरिए मत. आपकी जैसे मतलब हम भी वहीं थे, उसी सिचुएशन में तो नहीं होता था. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट. The idea of covering the book should be कि you don't have to go word by word. Just try to get the basic gist of it, which is there in the solved examples. सिर्फ मेरा बुक्स का एक्सपीरियंस ये था. नहीं तो बुक्स आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, ग्रेटली रिटन, बट अभी हमारे पास वो उतना टाइम नहीं है कि हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम अच्छे से रिलैक्स होके केवल एन्जॉय करें. वी हैव अ क्लॉक रनिंग, 10 महीने बाद एग्ज़ाम है, क्यों ना थोड़ा एग्ज़ाम फोकस तैयारी करें तो परफॉर्मेंस भी इनहांस होगी और टाइम भी आपका थोड़ा बचेगा. एक पर्सनल क्वेश्चन है इसी चीज़ में कि आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हर एक चीज़ को देखा है, आप बता सकते हैं कि मोस्टली कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? क्या प्रीवियस ईयर के रिपीट हो रहे हैं या स्टैंडर्ड बुक से आ रहे हैं या कुछ नया ही क्रिएट करके पूछ रहे हैं? इसके बारे में सर, प्रीवियस ईयर से एग्जैक्टली रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये मैंने देखा है गेट में भी और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी. पर सिंस एग्ज़ाम का सिलेबस डिफाइंड है और कॉन्सेप्ट्स तो उसी रेंज में आएंगे, इफ़ यू आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना, तो यू विल बी एबल टू टैकल द न्यू क्वेश्चन दैट इज कमिंग इन द एग्जाम. एंड सेकेंड थिंग विच आई हैव फेल्ट कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आगे बढ़ के टेस्ट सीरीज़ पे जाते हैं, आप टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी कवर कर लेते हैं, तो उनमें से ही कहीं ना कहीं कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट उठ के एग्ज़ाम में आ जाता है. क्योंकि अनलाइक द JEE एडवांस्ड और IIT JEE डेज, वहाँ पे द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी फ्यू. And that implies the opportunity to create creative questions is very high. But here the subject of study is advanced and concepts are very large in number. तो यहाँ पे creative question बनाने की ना तो ज़रूरत है और ना मतलब उतना एफर्ट, और creative question बहुत ज़्यादा हम कर भी नहीं पाएंगे सॉल्व, क्योंकि हम जिस करिकुलम से गुजरते हैं, क्योंकि आप पहले इतने 15 सब्जेक्ट्स हैं और GS के 10 में लाइए 25 सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, डन. तो इसलिए हम आपको यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि जो आपको थ्योरी दी गई है कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं. इसलिए वही सेम कॉन्सेप्ट जो 1970s में सिंक्रोनस मशीन है, 1980s 90s, वही एक सिमिलर पैटर्न पे पेपर यहाँ पे चलता है. तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे IIT NIT प्राइवेट कॉलेज इसलिए मैटर बिल्कुल नहीं करता. यहाँ पे ये है कि आपने एक सेट पैटर्न में प्रैक्टिस करी है और एक प्रॉपर फेज्ड स्टेप बाय स्टेप आप चले हैं, तो यहाँ पे यू विल बी एबल टू डू ग्रेट. तो यहाँ पे सर मेरा कहीं ना कहीं ये आइडिया है कि जो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा ना आप जब एक और स्टेप जाते हैं टेस्ट सीरीज़ में आगे, फिर आप एग्ज़ाम में बैठते कि हाँ कुछ ऐसा किया है, तो फिर वो सॉल्व हो जाता है. ओके. तो अब जैसे आप इतने अच्छे से चीज़ों को समझा रहे हैं, हर एक चीज़ बहुत अच्छी है, आप ये बताइए कि आपने जब ये पूरी जर्नी कवर की, आपके हिसाब से आपके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हुई जो आपने रेक्टिफाई करके इतना अच्छा रैंक लेके आए आप? सर, पहली मिस्टेक तो ये थी कि मैं काफ़ी इम्पेशेंट होता था, तो उसको मैंने एज सच, इम्पेशेंट तो मैं आज भी हूँ, पर उसको एकदम रेक्टिफाई के बजाय थोड़ा डाइवर्ट किया. आई मेड इट अ पॉइंट कि ठीक है, मैं हर 10-12 दिन में क्वेश्चन करने लग जाता हूँ चीज़ों को कि क्या कर रहा हूँ, सही है नहीं है, तो वाई नॉट मतलब गो आउट एंड जस्ट रिलैक्स फॉर अ बिट. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ दैट, इंसेंटिवाइज कर लिया था मैंने चीज़ों को कि ठीक है 12-13 दिन है, तो मशीन्स के 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर्स एंड इंडक्शन मशीन, इनको पढ़ेंगे, इनकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देंगे, और अगर उसमें अच्छा होता है तो बाहर जाएंगे.
खैर बेकार होता था तो भी बाहर जाता था क्योंकि बेकार हुआ है, नीड अ ब्रेक। तो दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू इंसेंटिवाइज थिंग्स। तो फिर लाइक अ डे आई वुड गो आउट एंड मीट माई फ्रेंड्स हु आर इन दिल्ली और गुड़गांव। दिस इज़, तो इसको मैंने ऐसे टैकल किया सर। एंड सर दूसरा जो मैंने बताया जो फोबिया था इलेक्ट्रिक मशीन्स का, तो उसके लिए आई डिड सॉल्व दी सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑफ PS मेमरा, ये गलती रेक्टिफाई करी। एक तीसरा बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट एट टाइम्स, कि जैसे यहाँ पे ये हो जाता है कि आप 15 सब्जेक्ट्स हैं, आपने सब्जेक्ट 1 प्रिपेयर किया, बहुत बढ़िया, सेकंड किया बहुत सही, थर्ड फोर्थ किया, डन। फिफ्थ पे आप आते हैं, आप देखते हैं 1 तो मुझे याद ही नहीं है। तो दिक्कत आ जाती है रिवीजन करने में। हम सोचते हैं टाइम टेबल बना लेते हैं, लिख देंगे, रिवीजन करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, बट हम मशीन नहीं है, इंसान है, नेचुरल बॉडी फ्लो के प्रोसेस से ही चलना है हमको। तो फिर एक रिवीजन वाली आदत डाली। उसके लिए भी मैंने एक वो होता है ना, MBA में पढ़ाते हैं ये लोगों को कि हॉर्स और कैरेट वाली जो एक स्टोरी होती है कि घोड़े के सामने एक कैरेट लटकी रहती है, तो एक इंसेंटिव होने ज़रूरी है लाइफ में। तो मेरा इंसेंटिव ये था कि हम रिवाइज़ नहीं करेंगे, हम सीधा टेस्ट सीरीज़ देंगे। अब जब मुझे पता है कि मेरा टेस्ट है संडे को, तो मैं अपने आप, मेरे डर लगेगा और मैं अपने आप पढ़ूंगा, पढ़ के ही टेस्ट दूंगा, क्योंकि अगर उसमें अच्छी रैंक नहीं आएगी तो फिर मैं बाहर कैसे जाऊंगा घूमने के लिए, क्योंकि घर पे बताना है ना कि देखिए ये रैंक आ रही है, सब बढ़िया चल रहा है, मैं अभी अच्छा कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ मैं घूमने। तो दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू, मतलब वही है कि प्रॉब्लम्स सेम ही है सबके साथ ही, बस उसके प्रति थोड़ा सा एटीट्यूड, मतलब यू जस्ट कर्व अराउंड इट एंड ट्राई टू रीच टू अ पॉइंट इन विच वर्क्स बोथ फॉर योर प्रिपरेशन ऑल्सो एंड फॉर योर मेंटल पीस ऑल्सो। ये एक बहुत अच्छी बात कही। क्या है, थ्योरेटिकली ऐसा लगता है कि हम लोग हर दिन पढ़ेंगे, 12 घंटे पढ़ेंगे, करते जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। एक बहुत अच्छा फैक्टर है, दैट इज़ बर्नआउट। तो उससे बचने के लिए आपको अपने आप को इस तरीके से करना पड़ता है कि हाँ भाई आप रिलैक्स भी कर रहे हो और तैयारी भी कर रहे हो, पर इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ। कि भाई आप प्रिपेयर कर रहे हो, गलती कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर एंजॉय भी कर रहे हो साथ साथ में, है ना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको एक मैकेनिज्म बना के रखना है कि हाँ भाई अच्छा किए हो तो रिवॉर्ड ले लो, और नहीं है तो फिर और मेहनत करो। ये एक अच्छी बात कही। अच्छा, अब हम लोगों को समझ में आ गया कि मेंस में क्या करना था। इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए? क्या मतलब प्रिपेयर करने से इंटरव्यू बहुत अच्छा चले जाता है, या एक ये नेचुरल थिंग है कि भाई आप बचपन से ही बहुत अच्छे स्पीकर रहे हो तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा? आपके हिसाब से क्या है और कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? सर अब मैंने दोनों साइड्स देख लिए हैं। एक साइड तो जिसमें आई वॉज वेरी क्लूलेस ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रिपरेशन, एक में आई एंडेड अप गेटिंग वेरी डिसेंट स्कोर 136 इन द इंटरव्यू। तो द प्रॉब्लम विच आई रियलाइज विद द इंटरव्यू प्रिपरेशन इज दैट यू कैन नॉट मेजर इट। Unlike the prelims and the main stage, you are able to measure it कि हाँ देखो ये क्वेश्चन कर लिए, ये हो गया, डन डन डन। जब हम इंटरव्यू पे आते हैं तो मैं देख रहा हूँ कि मैं तैयारी तो 20-25 दिन से कर रहा हूँ, 25 दिन से, 26वें दिन पे मैं देख रहा हूँ पीछे ऐसा लग रहा है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, बस टाइम पास कर रहा हूँ, गूगल क्रोम खोल के बैठ जाता हूँ, कुछ भी सर्च करने लग जाता हूँ। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में उस वक्त थोड़ा हमको ऐसा भी लगता है कि यार ना तो एक तो गेट का एग्जाम आ रहा था, अच्छा उसकी तैयारी कर ली होती है, उसमें तो शॉर्ट फिर मार्क्स आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि कहीं टाइम तो वेस्ट नहीं कर दिया। That is arising from the dynamic nature of the interview कि उसका क्या इंटरव्यू का सर कोई सिलेबस तो नहीं है। तो उसके लिए जो मेरा फाइनल कंक्लूजन या रियलाइजेशन था वो ये था कि 3 पार्ट्स में मैंने ब्रेक डाउन किया था इंटरव्यू की प्रेप को। एक तो इट्स एन इंजीनियरिंग UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज इंटरव्यू, दे विल एक्सपेक्ट यू टू नो इंजीनियरिंग टेक्निकल स्टफ। फॉर दैट आई रिवाइज माई टेक्निकल कंटेंट, जो बेसिक जो कंटेंट था नोट्स वाला। नाउ क्लब इट अप विद जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास्ट ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं। वाई पास्ट ईयर्स ईयर ऑल्सो? बिकॉज लाइक आई सेड 1970s 80s से सिलेबस समवॉट एक ही रेंज में ही आ रहा है टेक्निकल का, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स स्कोप नहीं है क्वेश्चन आने का। कहीं ना कहीं एक सेम बैंडविड्थ में क्वेश्चन टेक्निकल में आपसे पूछे जाएंगे। नाउ सेकेंड इज़ जो चेयरमैन सर हैं और जो पूरा बोर्ड है उनके सामने क्या रखा रहेगा, आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इज समथिंग दैट यू आर गिविंग देम द इन्फॉर्मेशन कि आस्क मी द क्वेश्चन फ्रॉम दिस। सो उसकी प्रिपरेशन करी। उसकी प्रिपरेशन कैसे करी? तो उसके लिए मैंने अपने सीनियर्स को भी रीच आउट किया, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, उनको रीच आउट किया और पूछा कि इसकी प्रेप कैसे करी जाए। तो वन वेरी गुड पॉइंट दैट आई गॉट टू नो इज़ दैट कि आप DAF उठाइए, 6-7 पेज का कंटेंट है जहाँ से जो उनके पास आएगा जिसमें तो क्वेश्चन पूछेंगे। Pick every single word that you have given from your side in the DAF
and prepare 7 to 8 questions on it from your end and just type it somewhere. I used to do it on Evernote or OneNote में जो आता है. Prepare that question, write down the answers. वहाँ से आपका DF कवर्ड हो जाएगा. Why I am putting emphasis on every single word? Because they asked me the meaning of my name, which is the first thing that is written in the DF, that is Tushar. So chairman sir asked me ki, all right, you are an electrical engineer and you have written that you write poems. I said yes sir. Then he said, why not? Why don't you give me what does your name mean with a poetic perspective? So I told him कि सर कि जैसे ओस की बूंद अपने आप को environmental factors के साथ अडाप्ट कर लेती है, वैसे ही you can expect me to change myself as per the needs in the environment of the service in order to perform better. And from there he asked कि dew formation कैसे होता है, because I told him कि तुषार मतलब वो. These are the questions which I had already prepared. So this really set up the pace of the interview in a really good way. एंड सर थर्ड इज़, अब हमने एक तो टेक्निकल कवर कर लिया, एक हमने डिटेल्ड एप्लीकेशन वाला कवर कर लिया. नाउ थर्ड इज़ दी एकदम अननोन ब्लैक होल, कुछ भी पूछ सकते हैं. तो उसमें दैट इज़ यूजुअली द करंट अफेयर्स पार्ट. तो उसमें आप जितना करिए उतना कम है और आपको उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होता रहेगा. उसके लिए आप मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं कि आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ही मिल जाए कि ठीक है, कुछ यहाँ पे हम कुछ आएगा तो कुछ ना कुछ हम बोल देंगे, मैनेज कर लेंगे. और तो इंटरव्यू प्रिपरेशन मेरी काफ़ी, मेरे एंड से तो मुझे लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, तैयारी नहीं हो रही है. बट नाउ एज आई लुक बैक, ये 3 चीज़ें आप एकदम फेज्ड मैनर में आप प्रिपेयर करते हैं तो काफ़ी फिर हेल्प करा होगा उसने मेरे हिसाब से. बहुत सही, बहुत सही. आज एस्पिरेंट्स को इतना कुछ जानने को मिला है, सीखने को, कि कई लोग एकदम डायरेक्शनलेस रहते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें करके. और सब लोग शायद मॉक्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसा रहता है, खुद से प्रिपेयर करते हैं. तो उनको एक बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने कि ये, क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपर्स से सुन चुका हूँ कि यू कैन डायरेक्ट योर इंटरव्यू. आप जो चीज़ें बोल रहे हो उससे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है. तो ये आप अगर पहले से ही प्रिपेयर करके रखो तो आप कहीं ना कहीं एक ऐसा लूप पा जाओगे कि हाँ, जो आप चाह रहे थे वहीं पर आ गए. सर वन मोर पॉइंट आई लाइक टू ऐड इनटू दिस. टचवुड सो फार आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि जितने मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, आई हैव सीन सक्सेस इन ऑल ऑफ देम. इंटेल, पावर ग्रिड एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज. Now talking about Power Grid and engineering services, I am sharing this as it might help the future aspirants. कि इंटरव्यू में ये हुआ है कि जब क्वेश्चन पूछा गया है और मुझे उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, I would not give up. I would try to bring the interviewer in my domain, as in जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं क्वेश्चन तो समझ गया हूँ, उनको एक कन्विंस कराया. and I tried conveying कि इसमें से जो आप पूछ रहे हैं इसका एग्जैक्टली शायद नहीं पता, पर जो मैंने पढ़ा है वो मैंने ये डोमेन में पढ़ा है, तो शायद वहाँ से इसको ऐसे लाएँ तो हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो आई थिंक दे माइट हैव लव्ड दिस अप्रोच बिकॉज आई एंडेड अप गेटिंग रियली ग्रेट स्कोर इन पावर ग्रिड because there were only 20 seats and my rank was 86 in GATE 2021, and I also ended up getting the third highest score in engineering services interview also. So I believe this might have worked in my way. तो अगर आप इंटरव्यू में ऐसे गिव अप नहीं करना है कि सर नहीं आता आंसर, आप एकदम ऐसे गिव अप मत करिए. आपका कॉन्फिडेंस ये वाला कहाँ से बनेगा, जब आपने प्रैक्टिस करी होगी कि आपको पता है कि जो क्वेश्चन पूछा है मुझे नहीं आ रहा है तो शायद औरों को भी नहीं आएगा, पर मैंने तैयारी करी है तो क्यों ना मैं ये व्हाई नॉट आई ब्रिंग दिस ऑन द टेबल कि दिस इज़ व्हाट आई नो एंड हेयर यू माइट एक्सपेक्ट सम आंसरिंग और एक्सपर्टीज फ्रॉम माई एंड. So this might have helped me in that way. It might help the future aspirants also, is what I feel. Really great. तो ये एकदम क्लियर हो गया हम लोगों को कि इंटरव्यू के लिए कैसे अप्रोच किया जाए. अब हम लोग आखिरी के फेजेस में आ रहे हैं. अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आप एक जो यहाँ पर एस्पिरेंट हैं जो देख रहे हैं उनको ये बताइए कि 6 मंथ पहले क्या अप्रोच रहना चाहिए, 1 मंथ पे क्या अप्रोच रहना चाहिए और जस्ट ऑन द डे क्या अप्रोच रहना चाहिए. ये तीनों का आप बता दीजिए कि 6 मंथ पहले क्या रहेगा, 1 मंथ में क्या रहेगा और जस्ट 1 डे पहले आपका. बिल्कुल सर, पहले स्टार्ट करते हैं 10 मंथ पहले से. 10 मंथ से आपका अप्रोच ये रहना चाहिए कि यू शुड बी एक्साइटेड एंड एंथुसियास्टिक. आगे जो चैलेंजेस आएंगे बस उसको ओवरकम करना है, धीरे धीरे चलिए, ओवरकम करते चलिए, सब ओवरकम हो जाएगा. स्टार्ट ऑफ विद एन ईजी सब्जेक्ट, बिल्ड द मोमेंटम, गेट इनटू द फील ऑफ द एग्जामिनेशन. लाइक 2-3 सब्जेक्ट्स डाउन द लाइन यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट, आपको समझ में आ रहा है कैसे है. नाउ जब 6 महीने बचे हैं तब याद रखिए जो मैंने जीएस आपको भूलने को बोला था नहीं करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा उसके बारे में हमको प्रिपेयर करना होगा. 20 दिन मैंने टोटल बताया, यू कैन अफोर्ड टू गिव इट 25-30 डेज. अब दीजिए उसको, ब्रेक करके दीजिए कि एक बार 10 दिन में पढ़ेंगे फिर बाद में 10 दिन में पढ़ेंगे.
अब जब 1 महीने नहीं सर, थोड़ा 3 महीने पहले लेते हैं एग्ज़ाम से, अब एग्ज़ाम में 3 महीने बचे हैं। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट याद रखने की ज़रूरत है कि जो फाइनल एग्जामिनेशन में सक्सेस पा रहा है और जो फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो रहा है, उन दोनों में कॉमन फेलियर है। हाउ? द गाय हु इज़ one guy is failing on the examination day and the other guy is failing, but he is failing 3 to 4 months before the examination in the test series. In fact, he has faced more failures than you who is failing on the examination day. This is your first failure, but the guy who has cleared the examination successfully, he has failed 10 to 15 times in the test series, in the subject wise test series, in the topic wise test series. तो 3-4 महीने पहले आपको ये याद रखना है कि अब फेल होने का टाइम आ गया है टेस्ट सीरीज़ में, एंड जस्ट गो फियरलेस, बिना किसी ईगो के आप जाइए और टेस्ट सीरीज दीजिए। ट्राई टू वर्क अपॉन योर मिस्टेक्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि फेल तो सभी होके जाते हैं। फाइनली ऐसे नहीं होगा कि सीधा सक्सेस। ऑलवेज भी लाइक फेलियर फेलियर फेलियर, फिर रोएंगे 1-2 दिन कि एग्जाम की तैयारी नहीं हो रही है, नहीं निकलेगा। फिर आप पढ़ाई करेंगे धीरे धीरे, फिर देखेंगे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, फिर देखेंगे कि हाँ ये काम करना है, धीरे धीरे धीरे, देन यू विल इवेंचुअली गेट देयर। नाउ कमिंग टू 1 मंथ बिफोर हम ये याद रखेंगे कि 10 महीने पहले हमने पढ़ाई चालू करी थी। उसके बाद हमने जीएस की भी तैयारी करी थी, 6 महीने के बाद हमने सोच लिया था। फिर हमने ये बात भी याद रखी कि टेस्ट सीरीज़ देनी है, टेस्ट सीरीज़ भी दे रहे हैं। अब पीछे मुड़ के देखिए, हम 10-15 टेस्ट सीरीज़ दे चुके हैं, उसमें परफॉर्मेंस अब थोड़ी थोड़ी कंसिस्टेंट आ रही है। तो एग्जाम के दिन कोई मैजिक नहीं होने वाला है, इट्स जस्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कोर्स दैट यू हैव गॉटन इन योर टेस्ट सीरीज़। 1 महीने पहले कॉन्फिडेंट रहेंगे, रिवाइज करेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे बहुत मेहनत करी है, लाइक जस्ट बी टोटली कॉन्फिडेंट एंड गो फॉर इट। एग्जामिनेशन वाले दिन कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ नॉर्मल डे। कुछ ऐसे आई हैव हर्ड इनफैक्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, ऐसे टेंशन में लग जाती है कि अरे दरवाजे पे हाथ लग गया एग्जामिनेशन में घुसते पहले, कुछ ये ना हो जाए या अरे आज तो ये खा लिया काफ़ी, अब वो दिक्कत ना कर दे। जस्ट फॉलो योर नॉर्मल रूटीन, नथिंग स्पेशल टू बी डन ऑन द एग्जामिनेशन डे, अदरवाइज इट ओनली एंड ओनली पुट्स मतलब अननेसेसरी प्रेशर। आपको अपनी देखिए परफॉर्मेंस आपको अपनी कंफर्ट जोन में ही आप एकदम पीक पे दे पाएंगे, जो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। नहीं तो वो फिर घर पे आके आप ऐसे करेंगे कि यार ये तो यहाँ पे 2 मिनट में आराम से सॉल्व हो रहा है, वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, उस पर आप भरोसा रखिए अपनी पूरी प्रिपरेशन पे, अच्छी खासी प्रिपरेशन करिए, फिर जस्ट जाके दीजिए, जो होगा फिर वो बेस्ट ही होगा। ओके, मतलब काफ़ी वंडरफुल जर्नी रही है आपकी इस पूरे समय पे। मुझे आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना है कि आपने इस पूरे जर्नी में कैसे अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखा? मतलब कभी भी कोई प्रिपेयर करता है तो उसके हाईज आते हैं, लोज आते हैं, आपने कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके मोटिवेटेड रखा, ये बताइए। तो इसमें एक सबसे बड़ा जो मतलब मोटिवेटर रहा है मेरे लिए, क्योंकि गिव अप तो बहुत बार करने के थॉट्स आए हैं। So I used to go to the park, walk around the park. I used to talk to my friends, like very close friends. I used to share it with them. They were not from engineering services domain side. क्योंकि अगर मैं अपने इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले फ्रेंड से शेयर करूँगा तो वो भी अपना रोना लेके आ जाएंगे, हाँ यार सच में बहुत दिक्कत की बात है, सही में तैयारी नहीं हो रही है। तो शेयर इट विद माई फ्रेंड्स एंड they'll tell me कि यू नो जो आपके असली वेल विशर्स हैं, they'll tell you कि अभी तक करते आ रहे हो, गेट में तुम ठीक ठाक रैंक लाए हो, टेस्ट सीरीज यू हैव बीन गिविंग कंसिस्टेंटली। दे से थिंग्स लाइक कि आई हैव सीन यू वर्क हार्ड, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, जस्ट इतना कर लिया तो इतना क्यों नहीं। ये सपोर्ट सिस्टम से काफ़ी हेल्प होता है। सेकेंड, टेस्ट सीरीज़ आप जब आप देते हैं तो वो अपने आप में मोटिवेशन हो जाता है कि अरे अच्छा अभी आज में 2500 लोगों ने टेस्ट दिया, इसमें मेरी 30th रैंक आ रही है, तो मतलब फाइनल एग्जाम के दिन भी यही मतलब 3000-4000 लोग यही एकदम बहुत सीरियस कैंडिडेट्स हैं, और इनमें ही कहीं ना कहीं मेरे को आउटशाइन करना है। तो अभी आने वाला बस एक महीने की बात है, अगर मैं अच्छे से रगड़ के मेहनत कर लूँगा मेरी परफॉर्मेंस में चेंज आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की, कि अनलाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो जेई डेज होते थे जिसमें आपकी प्रैक्टिस जो 1.5 साल से चलती आ रही है वही डिफरेंस क्रिएट करेगी, यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछ सकते वो, क्योंकि जो हम सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह भी सॉल्व करते हैं वो एकदम बहुत डेप्थ में नहीं हो सकते क्वेश्चन, मतलब विद रिस्पेक्ट टू कि जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री के मैथ्स जो मुश्किल क्वेश्चन होते थे। तो यहाँ पे 2 महीने पहले की तैयारी बहुत इफेक्ट डाल देती है। तो 2 महीने पहले एकदम लैग नहीं आना चाहिए, कोई स्लैक नहीं आना चाहिए। आप एकदम रूथलेसली सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाइए, क्योंकि कई बार कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि ओके दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दिस इज हाउ इट्स बी डन, यू आर एबल टू डू इट। क्योंकि ये बात तो हम भी जान रहे हैं कि इंजीनियरिंग के दिनों में कितने सारे एग्जाम हमने एक रात पहले पढ़ के निकाले। तो आप यहाँ पे भी अगर एक रात पहले ऐसे 30 रातें पहले अगर आप कर लेंगे तो अच्छा खासा आप प्रिपरेशन के मोड में रहेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से ये सब मोटिवेट करके रखती हैं हमको, कि एक तो एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट सिस्टम और इंसेंटिव्स थ्रू द टेस्ट सीरीज।
मैंने लास्ट बोला था, पर इस क्वेश्चन के एक रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है कि आपने बोला टेस्ट सीरीज़ बार बार दिलाना है। आप मेरे को ये बताइए कि कितना रिफ्लेक्ट करता है फाइनल रिजल्ट में ये चीज़, कि आपका रैंक जितना वहाँ पर आ रहा है, क्या वो एग्जैक्ट रैंक वहाँ पर आता है या कम आता है, ज़्यादा आता है, क्या रहता है? सर मेरे हिसाब से जो है कि कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक उतना ही रिफ्लेक्ट किया है मेरे केस में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिगर्स ऑफ द रैंकिंग्स ऑफ द टेस्ट सीरीज, बट देयर इज़ मतलब इन लेमन टर्म्स एक फील होती है आपकी जो टेस्ट सीरीज में रैंकिंग आ रही है वैसी सी ही रैंक आपकी आएगी। जैसे अगर हम बात करें गेट 2021 में, तो मेरी टेस्ट सीरीज़ में रैंक आती थी 40, 50, 60, 40, 50, 60, कभी 10 भी आई है, 8 भी आई है, और फाइनल एग्ज़ाम में रैंक आई 86। और जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ में मेरी कंसिस्टेंटली मेंस की टेस्ट सीरीज़ में कंसिस्टेंटली रैंक आती थी 7, 8, 7, 8। तो जैसे मैंने आपको बताया पेपर 1 में मेरे आई एंडेड अप स्कोरिंग दी सेकंड हाईएस्ट ऑल्सो। पेपर 2 में खैर थोड़ी बात नहीं बन पाई थी। तो कहीं ना कहीं उतना ही इम्प्लीमेंट हो जाता है अगर आपने पेपर को प्रॉपर उस फॉर्मेट में करके दिया है। एंड इनफैक्ट कई बार आपकी रैंक टेस्ट सीरीज से जो आ रही है उससे बेटर भी आ जाती है, क्योंकि आप एक तो एग्ज़ाम डे पे थोड़े चिल हो अगर हैं, थोड़ा तो लक फैक्टर थोड़ा सा प्ले करता है। सेकेंड, टेस्ट सीरीज़ में सिंस द टेस्ट सीरीज आर ऑनलाइन, एक थोड़ा इसमें स्कोप भी रहता है कि कुछ बच्चे आपके साथ वाले चीटिंग भी कर लेते हैं। तो आई लाइक टू ऐड वन पॉइंट कि आप वो कैसे समझेंगे। तो जब आप टेस्ट सीरीज़ के पोर्टल में जाएंगे तो यू कैन सी इट कि किसने कितने टाइम पेपर किया है। कुछ बच्चे होंगे आधे घंटे में 100 में 100 लिया है, 3 घंटे का पेपर है, तो उसको आप हटा दीजिए कि ठीक है ये तो मतलब यहाँ गड़बड़ है। तो थोड़ा अपने आप को ऐसे भी मतलब मोटिवेटेड रखना है कि अगर मान लीजिए आपकी रैंक 100 आ रही है तो ऐसे बोल दीजिए कि ठीक है 50 तो ऐसे नकली होंगे, 50 असली हैं, तो 50 के आसपास रैंक है। तो मुझे अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला है कि जिसके टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छी रैंक आ रही थी एंड इवेंचुअली ही एंडेड अप डूइंग वेरी बैड। ऐसा नहीं होता है कभी भी। हाँ, ऐसा है कि गेट में आपकी कंसिस्टेंटली टेस्ट सीरीज़ में रैंक टॉप 50 में आ रही थी, फाइनल एग्जाम में आपका पेपर बेकार हुआ तो आपकी रैंक 150 आ गई। इससे ज़्यादा बुरा नहीं होगा। नहीं होता, मतलब रिफ्लेक्ट करता है। हाँ। तो तुषार, अब हो गया बहुत सारे पढ़ाई की बातें, अब थोड़े फन पार्ट पे आते हैं। अब होगा रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड के रूल्स ऐसे हैं कि आपके माइंड में जो सबसे पहला आंसर आता है वही देना है, एकदम ऐसे सोच सोच के रुक के नहीं देना है। ठीक है। तो सबसे पहला है कि अगर आपको अपने लाइफ में कुछ चेंज करने के लिए मिले तो आप क्या चीज़ चेंज करेंगे? इम्पेशेंस का। ओके। एंड जैसे आपको अगर पूछा जाए कि आपको किसी एक फेमस पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिले जो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो आप किससे मिलेंगे? इरफान खान जो एक्टर थे। ओके। एंड जैसे आपके लिए आपका फेवरेट फूड क्या है और कब आपको अच्छा लगता है? सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। मैं तो हमेशा आई गो विद नॉर्थ इंडियन दाल मखनी एंड बटर चिकन एंड गार्लिक नान। कब अच्छा लगता है बीट एनी टाइम है, बट टोटली गो फॉर इट। ओके। एंड एक और क्वेश्चन ये है कि आप अगर कोई सुपर हीरो बनने का आपको मौका मिलता तो आप कौन से बनते और क्या करते? सर रियलिस्टिकली बैटमैन। एंड क्या करता, जस्ट वर्किंग आउट डे इन डे आउट, बीइंग अ बैटमैन। ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन, कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको लगा था कि बड़ा एम्बैरसिंग हो गया था मेरे लिए और यार ये नहीं होना चाहिए था? Sir, like the third semester when I got a 5-pointer, so we were sitting in the mess and friends आपस में बोल देते हैं कि पंजी is like 5 पंजी is college lingo, so you know कि ए पंजी, so they were just having fun, but I really felt कि यार ये तो किस स्थिति में आ गए ज़िंदगी में, तो पूरी मैच में बेइज्जती हो रही है। so that ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इतने अच्छे आंसर्स देने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, आपको टॉपर्स को टैग करना है ताकि हम लोग उनको यहाँ पर बुला सके और उनका भी इंटरव्यू ले सके। Sir, I'd like to tag 2 of my very close friends. One is Pramkur Patel, who got rank 20 in UPSC Engineering Services Electrical, and second is Shri Krishan Yadav, who got rank 30 in the UPSC Engineering Services. I'd like to tag both of them. ओके। सो आप दोनों का बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा यहाँ पर, और ताकि आप लोग भी यहाँ पे आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। एंड सो बिल्कुल एकदम लास्ट पे आपकी तरफ से आपके कोई बहुत अच्छा मैसेज जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? यस सर 2 चीज़ें। एक तो जो बताई थी कि द डिफरेंस बिटवीन द गाय हु इज़ गेटिंग सक्सेस इन द फाइनल एग्जामिनेशन एंड द गाय हु इज़ फेलिंग इज़ दैट फेल दोनों हुए हैं। एक एग्ज़ाम से काफ़ी पहले फेल हुआ है, एक एग्ज़ाम के दिन फेल हुआ है।
कभी इसका मतलब कंक्लूजन ये है कि अगर आप एग्ज़ाम वाले दिन भी फेल हुए हैं तो ये नहीं कि आप फेल ही हो गए, अगले एग्ज़ाम में आप पहले ही टेस्ट सीरीज़ वगैरह में आप फेल होंगे तो आप यू विल डू ग्रेट। एंड सर सेकेंड इज़ कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट की जो प्रिपरेशन है थोड़ा आप फेजेड मैनर में चलिए, प्लान मैनर में चलिए, तो वो डायरेक्ट आपके जो एफर्ट्स हैं यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट होंगे एग्जामिनेशन में फाइनल। तो एकदम रिलैक्स रहिए और जस्ट ट्रस्ट द प्लानिंग दैट यू हैव डन और उस पर धीरे धीरे चलिए। And if you want to reach me out for any help, I'm totally there. I'll comment my social handles in the comment section. So you can ask me anything and I'm totally there for your help regarding the preparation because been there, done that. So yeah. थैंक यू सो मच तुषार, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों के साथ स्पेयर करने के लिए और अपने सारे यहाँ पर जितने भी टिप्स हैं शेयर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपर्स जल्दी ही आप लोगों के सामने रहेंगे। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।